हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो है साइंस के सीरीज़ में जो रेलवे साइंस करते हैं प्रीवियस ईयर, उसी के सीरीज़ में आज हम लोगों का सेट नंबर 9 है। ठीक, तो उस सेट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है, आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ जाएं। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप पिछला वीडियो को देख लें। वहाँ पर सारा वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का देखिए आज हम लोग जो है ग्रुप डी द्वारा जो है ये आपको 22/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको 22/8/2022 को 22/8/2022 को जो हुआ था, ये आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम आरआरसी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जो कि 3rd शिफ्ट का है। उसी के प्रश्न को आज हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए इसका पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल किस, एथेनॉल जो है इसको जब हम एथेनोइक अम्ल बदलते हैं तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ये जो है आपको ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होता है। ठीक ना, देखे होंगे आपकी मानव का जो वृषण होता है ना, यानी कि अंडकोष जो होता है, ये क्या रहता है आपको, तो ये जो है ना उदर गुहा जो रहता है, यहाँ उदर गुहा, इससे जो है ना आपको बाहर रहता है स्थित। ठीक ना, इससे बाहर जो है आपको क्यों स्थित रहता है, इसके बारे में कहा है। ठीक, तो देखिए होता क्या है इसमें कि देखिए जब भी जो है ना आपको शुक्राणु जो है ना आपको अगर अधिक तापमान पर रहेगा शुक्राणु, तो क्या होगा, शुक्राणु आपको मर जाएगा। ठीक है, यानी कि शुक्राणु बनने के लिए जो है ना शरीर का तापमान जितना है उससे इसको जो है ना 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है ना आपको ये नीचा चाहिए। ठीक है, यानी कि उतना नीचा चाहिए, तो इसी कारण से इसको अलग बनाया जाता है। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ए नंबर में ही दिया हुआ है कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि शरीर का तापमान कितना होता है आपको, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे जो ये आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है इसको कम करके बनाए रखता है। ठीक है, ताकि जो है इसमें शुक्राणु अच्छे से निर्माण हो सके। ठीक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई अभिक्रियाओं में डैश का अपचायक के रूप में कार्य करे। देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है Fe2O3, यानी क्या दिया हुआ है अभिक्रिया, तो Fe2O3 प्लस 3CO। ठीक, अब देखिए रिएक्शन के बाद ये क्या बना है, तो ये बना है आपको 2Fe प्लस 3CO का ये निर्माण हुआ है। ठीक ना, ये हमसे क्या पूछा है, कौन सा जो है अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, नहीं देखिए क्या हुआ है, देखिए Fe2O3 जो है ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 गो है और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, लेकिन इस बार देखिए जो इक्वेशन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी कि ये ऑक्सीजन को ये ग्रहण किया है। ठीक ना, ये क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। ठीक ना, और इसको दिया कौन है, तो ये दिया है आपको Fe2O3। ठीक ना, ये क्या क्या है, तो ये दिया है इसको ऑक्सीजन को। ठीक ना, यानी कि जो ऑक्सीजन को देता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाता है। ठीक ना, ऑक्सीकारक या उपचायक। ठीक ना, ऑक्सीकारक ये क्या हो गया आपको, तो ऑक्सीकारक या इसी को उपचायक भी कहते हैं। ठीक है, इसी को भी उपचायक भी कहते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो अपचायक कहते हैं। यहाँ हमसे क्या पूछा है, अपचायक रूप में कौन कार्य कर रहा है, तो ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ही ना ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही अपचायक है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं के अधात्विक गुण का सही क्रम क्या है, यानी कि जो धातु है उसका धात्विक गुण का सही क्रम क्या है, यानी कि किसमें कौन सा ऐसा धातु है जिसमें कि धात्विक गुण सबसे अधिक है, किसमें कम है, इसको सीरीज में दर्शाना है। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी में क्या होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इसमें धात्विक गुण क्या होता है, तो घटता है। ठीक है,
घटता है। ठीक, क्यों घटता है? तो देखिए आवर्त में क्या होता है, ये जो जिगजैग लाइन है पीला वाला, इसके जो इधर है यानी कि बाईं साइड जो है वो क्या रहता है सारा, तो ये सारा धातु रहता है, और दायां साइड जितना है जिगजैग लाइन के उस पार वो सारा क्या रहता है, तो अधातु रहता है। ठीक नहीं, वो सारा क्या है, तो अधातु है। यानी कि उस पार अधातु, यानी कि अधातु को हम बढ़ेंगे तो धात्विक गुण तो कमेगा ही। ठीक है, अब देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वहाँ पर आपको धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक नहीं, क्या होता है धात्विक गुण, तो धात्विक गुण जब बढ़ेगा यानी कि धात्विक गुण क्या होता है, आपको बढ़ता है। तो धात्विक गुण जब बढ़ेगा तो नीचे का क्या होगा, सबसे अधिक धात्विक गुण नीचे वाला का हो जाएगा। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला आपको सोडियम दिया हुआ है। ठीक, देखिए सोडियम कहाँ है, तो सोडियम आपको ये है। ठीक, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो ये आपको मैग्नीशियम है। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो CS दिया हुआ है। ठीक, CS। उसके बाद देखिए आपको बेरियम दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए इस सब में देखिए सबसे कम धात्विक गुण किस में होगा, देखिए जब देखिए हम ऊपर से नीचे आएंगे यानी कि दोनों तो सेम आवर्त तो दोनों का सेम है, यानी कि सोडियम से कम धात्विक गुण किसका होगा, मैग्नीशियम का। ठीक ना, अब देखिए नीचे देखिए वर्ग में जब हम नीचे आते हैं तो यानी कि ये जो है आपको CS, इसका धात्विक गुण अधिक होगा सोडियम से। ठीक ना, और ये इधर जाएंगे तो यानी कि इस आवर्त में हम जब हम CS से BA की ओर जाएंगे तो क्या होगा इधर, तो इधर जो है आपको धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, यानी कि इसका धात्विक गुण जो है ना आपको घटा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये मैग्नीशियम से अधिक होगा। ठीक, देखिए इसका क्रम तब क्या होगा, देखिए इसका क्रम क्या होगा, देखिए आपको सबसे अधिक जो धात्विक गुण किस में होगा, तो सबसे अधिक धात्विक गुण आपको मैग्नीशियम में होगा। ठीक ना, यानी कि सॉरी सबसे कम धात्विक गुण किस में होगा, तो सबसे कम धात्विक गुण आपको मैग्नीशियम में होगा। उससे अधिक धात्विक गुण जो है किस में होगा, तो सोडियम में होगा, सोडियम में उससे अधिक धात्विक गुण, और उससे भी अधिक धात्विक गुण जो है आपको बेरियम में होगा, और सबसे अधिक धात्विक गुण जो है आपको CS में होगा। ठीक है ना, यानी कि ऐसा क्रम जिस ऑप्शन में होगा वही उसका सही उत्तर होगा। देखिए ऐसा क्रम जो है आपको ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधनों की साधारणीयता के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी है, यानी कि साधारण कोई भी संसाधन है उसको जो है आपको संधारणीयता के लिए मतलब अच्छे से उसको संधारण करना है, उसमें से कौन सा प्रयास जो है उपयोगी होगा। ये इन्होंने दिया है कि आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद करना। सही बात है, संसाधन को जब हम बचाना है, जब हमको आवश्यकता नहीं है तो उस लाइट और पंखा को हम बंद कर देंगे, ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। बी में दिया है कि सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं इससे तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, देखिए सी में कहा है कि जल के संरक्षण के लिए टपकने वाली नलों का मरम्मत करवाना। ठीक है, यानी कि जब नल जो टपक रहा है उसमें तो जल बर्बाद ही हो रहा है। ठीक है, तो इसको मरम्मत करने जल बच जाएगी, यानी कि संसाधन की बचत होगा। अब देखिए डी में कहा है कि वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनर का उपयोग। ठीक है, वस्तु का जो हम संग्रहण करेंगे उसको खाली कंटेनर में करेंगे। ठीक है, ताकि खाली कंटेनर का भी यूज हो गया, तो इनके संसाधन का अच्छा से यूज होगा। ठीक है, ई ने दिया कि स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करेंगे, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि साइकिल बजाय कार के जो संसाधन की बचत से संबंधित तो कुछ है नहीं, यानी कि संसाधन के यानी कि संधारण करने के लिए कि बचत करने के लिए कौन कौन सा कथन सही है, तो ए सही है, सी सही है और डी सही है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए ओजोन क्षय जो होता है, ये देखिए ओजोन जो होता है इसे O3 से डिनोट किया जाता है। ठीक, देखिए कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको समताप मंडल में, कहाँ पर ही, तो ये समताप मंडल में जब पाया जाता है ये ओजोन, तो ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, और ओजोन क्षय किस कारण से हो रहा है, तो ओजोन क्षय जो है आपको पृथ्वी की सतह पर जो UV किरणें आता है, UV किरणें उसी में वृद्धि के कारण जो है ओजोन क्षय हो रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरणों में वृद्धि के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, तो गलत कथन को चयन कीजिए। ठीक है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की विशेषता का उल्लेख नीचे दिया गया, उसमें हमको गलत कथन को चुनना है। ठीक है, गलत कथन क्या है, ए नंबर में कहा है कि कोशिकाएं संयुक्त होकर के शिराओं का निर्माण करता है। सही है, कोशिका जब जो आपको संयुक्त होगा तो क्या करेगा, शिरा का निर्माण करेगा। ठीक है, ये हमको गलत कथन चुना है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। बी में कहा है कि लसिका को
उत्तक द्रव भी कहा जाता है, लसिका जो है उसको आप उत्तक द्रव भी कहते हैं, ये भी सही है। सी में कहा है कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, सही है। प्लेटलेट जो रक्त के थक्के जमाने में सही है। हमको गलत कथन पूछा है, 3 वो सही है, तो डी नंबर तो गलत होगा ही। तो डी में कहा है कि उच्च रक्तचाप शिराओं में संकुचन के कारण होता है, नहीं ये गलत है, ठीक ना, ये क्या है, गलत है। तो इनसे गलत कथन नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। देखिए पहला कथन का है कि आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या होता है कि आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं, सही बात है। देखिए जितना भी आयनिक यौगिक है वो सब क्या होता है, आपको भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी कि एक तो सही है, ठीक है। दो में कहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, नहीं ये गलत दिया हुआ है। आयनिक यौगिक जो होता है इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है आपको, तो उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक। तो ये गलत कथन है, हमसे सही कथन पूछा है, तो सही कथन ऑप्शन नंबर ए सिर्फ है, यानी कि केवल एक कथन सही नहीं सही है, ठीक ना। यानी कि कथन एक सही है और कथन 2 असत्य है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, ठीक ना। देखिए पौधा में जो उत्सर्जन होता है, ये देखिए बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ये तीनों के माध्यम से जो है ना आपको पौधा में क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है, ठीक ना। देखिए पौधा में जो है आपको अवशिष्ट पदार्थ में उत्सर्जन होता है, ये 3 प्रकार से होता है, ठीक ना। एक होता है आपको गैसीय अवशिष्ट उत्पाद, कैसा होता है, तो ये आपको गैसीय एक होता है गैसीय अवशिष्ट पदार्थ, ठीक। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है जल अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, कैसा है, यानी कि जलीय होता है, ठीक नहीं, जलीय अवशिष्ट पदार्थ होता है। और तीसरा कैसा अवशिष्ट पदार्थ है, तो तीसरा आपको ठोस उत्पाद होता है, 3 प्रकार से होता है, ठीक है। ये जो है आपको बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण तीनों के माध्यम से होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण है, बनाते हैं अवतल दर्पण, ठीक। इस कलई क्या हुआ है, ठीक है, ये कलई क्या हुआ है, ठीक। अवतल दर्पण ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ठीक। इसका क्या है, तो इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ एक फोकस बिंदु है एफ, ये क्या है आपको, तो 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक ना। यानी ये क्या दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक। 20 सेंटीमीटर दिया, उसमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब निर्मित होता है, एक प्रतिबिंब है जो कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्मित हो रहा है, ठीक ना। यानी कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना आपको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्मित हो रहा है, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब निर्मित हुआ, ये क्या है आपको 60 सेंटीमीटर, ठीक है, निर्मित होता है। तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु की दूरी जो है आपको सेंटीमीटर में पूछा है, कि वस्तु कहाँ पर रखे हैं जो इसका प्रतिबिंब यहाँ 60 सेंटीमीटर बना है, ठीक ना। यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो एफ दिया हुआ है, ठीक ना। एफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो एफ का मान क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक, 20 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ जो है आपको भी है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी आपको माइनस में ही हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक। और हमसे यू का मान पूछा है, यानी कि यू का मान हमको वाट है, ठीक नहीं, ये ज्ञात नहीं है, ठीक ना। तो ये ज्ञात करने के देखिए हम दर्पण फार्मूला जानते हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक ना। यहाँ हमको 1/v का वैल्यू पता करना है, तो देखिए कैसे निकलेगा, तो यानी कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो 1/f - 1/u हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि सॉरी भी नहीं हमको ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है, ठीक ना। u ज्ञात करना है, तो यानी कि 1/u के लिए क्या हो जाएगा, तो 1/f -v हो जाएगा, ठीक। देखिए अब इसका यानी -1/v हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मान जब हम रखते हैं देखिए क्या होता है, तो 1/u हमको निकालना ही, यानी u का मान निकालना है, तो 1/u का u ही रह गया। अब देखिए 1/f का वैल्यू क्या है, तो f का वैल्यू जो है आपको f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि f के जगह क्या हो जाएगा, देख लीजिए f के जगह है 1/20, ठीक ना। ये माइनस में है तो माइनस का साइन आगे लग जाएगा, ठीक ना। पुनः देखिए माइनस, अब फिर क्या है आपको, तो v का मान है -60 सेंटीमीटर, ठीक ना। 1/-60 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, तो यानी कि 20 यहीं 60, यानी कि -3 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कितना हो गया आपको,
तो 2/60 हो गया, ठीक है, यानी कि -2/60 हो गया। 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 30 बार में। यानी क्या हो गया हमको कि 1/u बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया है, तो 1/30 प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, u का मान क्या आ जाएगा, तो ये माइनस में ना आया है, माइनस में है, ठीक ना। तो u क्या हो जाएगा आपको -1/3 30, और u का मान क्या हो जाएगा आपको -30 सेंटीमीटर, ठीक ना। -30 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 100 वाट रेटिंग वाले एक विद्युत हीटर है, ठीक ना। यानी कि एक पहला हीटर है जिसका पावर क्या है, तो आपको 100 वाट है, यानी कि P1 हमको क्या दे दिया है, P1 100 नहीं, सॉरी 100 नहीं, 1000 वाट दिया हुआ है, ठीक है। 1000 वाट हमको P1 दे दिया। और दूसरा एक और उपकरण है जिसका पावर क्या है, जिसे हम P2 मान लेते हैं, ये क्या है आपको, तो 2000 वाट है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कैसे जलाए, देखिए पहला जो 100 वाट का है रेटिंग वाला इलेक्ट्रिक वाला हीटर है, तो ये दोनों को जो है ना आपको 4-4 घंटे प्रतिदिन के लिए जलाया जाता है, और 10 दिन में, ठीक ना, दोनों को 10 दिन तक जलाया जाता है। तो व्यय ऊर्जा किलोवाट, देखिए कोई भी है उसमें ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो है ना जितना है दिया हो ना सबको गुना करके उसमें 1000 से भाग कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए पहला देखिए क्या है कि 1000 वाट का है, ठीक। 1000 वाट का कोई उपकरण है, ठीक है। इसको जो है प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन इसको जलाते हैं कितना, तो 4 घंटा जलाते हैं, ठीक है। अब पुनः देखिए एक और उपकरण है कितना, तो 2000 वाट का, ठीक। इसको भी जो है प्रत्येक दिन 4 घंटा जलाते हैं, ठीक ना। और दोनों को मिलाकर कितना दिन, यानी कि दोनों को 10 दिन जलाए हैं, ठीक है। तो ये 10 दिन से गुना हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। बटा में 1000 हो जाएगा। देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपको, ये इतना दूर सॉल्व होने से ये क्या हो जाएगा आपको 4000, आप प्लस हो जाएगा आपको 4 दूनी 8000, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8000, यानी कि 4000 है 12000, ठीक ना। यानी कि 12000 बटा 1000 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपको 120 आ जाएगा, ठीक ना। तो 120 क्या आ जाएगा आपको, तो किलो वाट आवर आ जाएगा, ठीक ना। किलो वाट आवर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। देखिए ये जो है आपको परिपथ कौन क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है, ठीक ना। श्रेणी क्रम देखिए R1 का मान आपको दे दिया है, ये क्या है आपको पहला प्रतिरोध यानी कि R1 है, और ये दूसरा प्रतिरोध है आपको R2, ठीक है। यानी कि R1 का मान आपको 2 ओम और R2 का भी 2 ओम दे दिया, ठीक है। जब हम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कि R इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, तो R1 प्लस का R2 हो जाएगा, ठीक ना। तो R1 हमको कितना दिया हुआ है, तो 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपको 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 4 ओम हो गया, ठीक ना, समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि इसमें देखिए 4 वोल्ट का जो है ना इसमें विभवांतर दे रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या कहता है ओम का नियम कि V बराबर IR, क्या कहता है V बराबर IR जो है आपको ओम के नियम से प्राप्त होता है ये सूत्र, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि धारा गणना क्या है, धारा गणना करें यानी कि I का गणना करना है, तो I क्या हो जाएगा, तो V बटा R हो जाएगा I का मान, ठीक ना। तो यहाँ V का वैल्यू आपको 4 दे दिया है, और R समतुल्य प्रतिरोध कितना है, तो 4 है, ठीक ना। R भी कितना है, तो R भी आपको 4 ही है, ठीक ना। तो ये 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपको 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक ना। तो 1 एम्पियर देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। एक नंबर में कहा है कि वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है, ठीक है। वाशिंग सोडा जो है ये आपको सोडियम क्लोराइड से ही निर्मित होता है, तो ये कथन सही है। 2 नंबर में कहा है कि यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिनके बाद पानी को धो लिया जाता है, पानी से धो लिया जाता है, ठीक बात है। तो देखिए गंदगी और ग्रीस यानी कि कोई भी चीज़ गंदा है उसको धोने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, तो ये करता है ये गंदगी से हमला कर लेता है और जल में घुलनशील उत्पाद का
निर्माण करता है, ठीक है, जिन्हें बाद में पानी से धो लिया जाता है, तो क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है। यानी कि ये भी सही है, ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा है कि एक उत्तल लेंस है, ठीक ना, जिसमें 1.5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। एक उत्तल लेंस है, ठीक है। देखिए एक उत्तल लेंस हम बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार का जो भी प्रश्न हो तो सबसे पहले आप इसमें डायग्राम बनाइए। ठीक, ये क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है। ठीक है, ये क्या है कि 1.5 मीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु है, ठीक है, कितना है वस्तु, यहाँ पर वस्तु आप रख दिए हैं, ठीक है। ये कितना दूरी पर है, तो 1.5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और के लिए -3 का आवर्धन प्राप्त करना है, यानी कि m का वैल्यू कितना है, तो -3 आवर्धन प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा अपनी, कि प्रतिबिंब जो है आपको कहाँ पर बनेगा, यानी कितना दूरी पर बनेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको u का मान दे दिया है, ठीक है, u का मान कितना दिया हुआ है, तो ये आपको -1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको माइनस में होगा, क्योंकि देखिए इस साइड है, तो u का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना में यानी कि -1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और m का मान हमको दिया हुआ ही है -3, और हमसे v का मान पूछा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए आवर्धन क्षमता जो होती है m, जो लेंस में होता है, ये आपको v/u होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है, ठीक है। तो m का मान हमको कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है, और v का मान हमको निकालना है, और u का मान हमको कितना दिया है, -1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो v को जब हम निकालेंगे तो क्या दोनों कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो कितना 15 या 45, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस आपको 4.5 मीटर आएगा, ठीक नहीं। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्रिक डोबेरिनर का त्रिक नहीं है। देखिए डोबेरिनर जो है, इन्होंने 1829 ईस्वी में जो है ना आवर्त सारणी से संबंधित जो है ना त्रिक नियम देते, ठीक ना, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है ना आपको 3-3 तत्वों का श्रेणी बनाया, ठीक ना, और जिसमें जो मध्यवर्ती वाला तत्व होता था उसका परमाणु भार जो है ना अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता था, ठीक ना। यानी देखिए इन्होंने जो है ना आपको मात्र 3 ही त्रिक बना पाए, ठीक ना। पहला देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दूसरा देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यानी कि बी है। अब देखिए तीसरा बनाए हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही बना पाए हैं, ठीक ना। तो ये देखिए ये 3 ही बना पाए, तो 3 के अलावा जो होगा वही जो है आपको डोबेरिनर का त्रिक नहीं होगा। तो देखिए पहला में दिया आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तो है ही त्रिक, ठीक। दूसरा दिया हुआ है CaSrBa है, ठीक ना, CaSrBa ये भी तो है ही। तीसरा दिया हुआ है कि NpSb, देखिए NpSb कहीं है, 3 ही त्रिक ज्ञात नहीं कर चुके थे, तो यानी कि NpSb गलत है, ठीक नहीं। 3 नंबर क्या है, गलत है। 4 नंबर आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिए हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो है ही, तो ये तो सही है, ठीक ना। यानी कि 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, यहाँ 3 गलत है। यहाँ आपको क्या कहे कौन सा त्रिक डोबेरिनर का त्रिक नहीं है, तो यही तो नहीं है, ये 3 नंबर नहीं है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज के मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अपसरित करता है, ठीक है। इनके एक गोलीय दर्पण लेते हैं, ठीक है, ये गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण है, ठीक। ये आपको इसका वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर ले लेते हैं वक्रता त्रिज्या, और ये क्या आपको फोकस है, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें कि एक गोलीय दर्पण पर एक किरण पुंज जो कि मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अपसरित होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है आपको एक गोलीय दर्पण पर एक किरण पुंज आ रहा है समांतर, ठीक है, और ये जो मुख्य अक्ष है इस पर जो है आपको अपसरित हो गया, ठीक, अपसरित होता है, ठीक है, होता है। तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन है, देखिए क्या होता है कि कोई भी जो है ना आपको किरण जब आता है मुख्य अक्ष से समांतर में, तो ये जो आपको फोकस पर जो है ना आपको अपसरित होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। यानी क्या हुआ, तो ये आपको कौन सा दर्पण होगा, तो ये आपको अवतल दर्पण होगा, ठीक। तो ये तो सही है, ठीक। अब देखिए बीम का है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है इसका फोकस दूरी निगेटिव होता है, ठीक नहीं, ये धनात्मक दिया है, तो ये कथन तो गलत है, ठीक। अब देखिए सीम का है कि अभिसरण बिंदु दर्पण के मुख्य फोकस, ठीक है, ये अभिसरण बिंदु जो है ये कहाँ पर है, तो ये मुख्य फोकस पर ही तो अभिसरित हुआ है, ठीक ना, ये भी सही है, ठीक ना। यानी कि 1 और सी इसका सही उत्तर दिया हुआ है। तो 1 और सी दोनों इसकी ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ZNO प्लस सी और प्लस CO अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ZNO और C यानी क्या हुआ कि इसमें इस साइड देखिए आपको कि कार्बन जो है, इसमें कार्बन, ये कार्बन में जो आपको ऑक्सीजन नहीं, लेकिन उस पर ऑक्सीजन हो गया, यानी क्या हुआ इसमें ऑक्सीजन का जुटा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जब इसमें जुटा है तो क्या हुआ है, तो इसमें क्या हुआ कि ZNO क्या हो गया आपको अपचयित हो गया, और ZN क्या हो गया, और अपचयित होकर क्या किया, ये ZN का निर्माण करता है। ठीक है, ZN क्या ऑक्सीजन जो आपको निकल गया, क्या हुआ इसका अपचयित हुआ और ये क्या किया ZN का निर्माण कर लिया। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है। ठीक है, देखिए एक कुंडली है, एक कुंडली है। ठीक, ये एक कुंडली है। ठीक, देखिए एक चुंबक है, इसमें एक पोल नॉर्थ है और दूसरा पोल क्या है आपको साउथ है। ठीक है, ये चुंबक है। ठीक है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको ले जाते हैं यहाँ तो, और इसका जब हम गति बढ़ाएंगे, जितना हम गति बढ़ाए, देखिए ये जो है आपको ये चुंबक का कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यानी कि जितना हम इसको गति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उतना फरस को काटेगा। ठीक है, जितना फरस काटेगा तो उसका क्या होगा, आपको विभवांतर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कुंडली में प्रेरित विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया। यानी कुपिका क्या होता है, तो एल्वेओली जो होता है उसे ही कुपिका कहा जाता है। ठीक है, उसका कुछ विशेषता आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, और गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से जो है आपको कौन सा है जो कि गलत विकल्प है कुपिका के बारे में, इसको हमें चयन करना है। ए नंबर में दिया है कि इनमें रक्त वाहिनी का एक विस्तरण जाल होता है। ठीक है, इसमें जो होता है ये देखिए यही आपको कुपिका है। ठीक है, क्या है ये, यही आपको कुपिका है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको कि रक्त वाहिनिका में एक विस्तरण जाल होता है। ठीक है, तो एक नंबर क्या है आपको, तो एक नंबर सही है। ठीक है, दो नंबर का कि अंगुलीनुमा संरचना होती है। देखिए तो ये आपको देखिए तो ये कुपिका जो है ये एल्वेओली, ये अंगुलीनुमा संरचना है, नहीं ये तो गलत है। यानी कि ये बी नंबर जो कथन है ये आपको गलत है। ठीक है, सी में कहा है कि इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। ठीक है, इसका सतही क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा होता है, यानी सी सही है। डी में कहा है कि इसकी भित्तियाँ पतली होती है, इसका जो भित्तियाँ होता है ये पतला होता है, ये भी सही है। ठीक है, यह क्या कर रहा है, कुछ विशेषताओं लिख दिया गया है तो गलत विशेषता को चयन करना। ठीक है, तो गलत विशेषता कौन है, तो बी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन के दौरान पत्तियों में किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैस का विनिमय होता है। ठीक है, जब देखिए पौधा श्वसन करता है तो ये देखिए आपको रंध्र में क्या होता है, तो गैस का अधिकतर विनिमय होता है। ठीक है, ये रंध्र जो होता है पत्ती में उपस्थित होता है रंध्र, तो इसमें क्या होता है जो आपको रंध्र द्वारा क्या होता है पादप में ये ऑक्सीजन और क्या होता है आपको CO2 का क्या होता है, तो ये आपको विनिमय करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का ये विनिमय करता है। ठीक, तो ये कहाँ पर होता है, तो रंध्र में होता है। तो ये रंध्र आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हेक्सीन की समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य। देखिए कल का ही वीडियो में हम बताए थे कि हेक्सीन क्या है, ये आपको एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है, किस ग्रुप का है, तो एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है ना, तो एल्कीन ग्रुप का है, तो ये एल्कीन ग्रुप में जब देखिए इसका सामान्य फार्मूला क्या आता है, तो CnH2n होता है। ठीक है ना, CnH2n होता है। जब देखिए हम n के जगह पर जब हम 6 रखते हैं तो क्या होता है आपको C6 और H12 हो जाता है। ठीक है ना, यही क्या है, तो यही आपको हेक्सीन है। ठीक है ना, यही क्या है, तो हेक्सीन है। ठीक ना, कल का वीडियो में देखे होंगे तो ये आपको अच्छे से हम बताए थे। ठीक है ना, हेक्सीन है जिसके समझाते श्रेणी का अगला पद क्या होगा, जब हम n का मान को 7 रख देंगे यानी कि C7H क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो ये जो देखिए C7H14 जो है ये आपको क्या है, तो ये आपको हेप्टीन है। ठीक है ना, क्या है ये, तो ये क्या है, तो हेप्टीन है। ठीक, तो हेप्टीन देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हेप्टीन जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती है। ठीक ना, यानी क्या होता है, उसका जो अंडवाहिनियाँ होता है ये आपको महिला का
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो अंडवाहिनियाँ होता है ये क्या होता है आपको अवरुद्ध हो जाता है और ऐसी महिलाएं जो है बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शुक्राणु जो है आपको निषेचन के लिए अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि शुक्राणु जो यहाँ जाता है तो ये निषेचन के लिए जो है ना आपको यहाँ अंडाणु तक ये फैलोपियन ट्यूब में ये नहीं पहुँच पाता है, ठीक ना, नहीं पहुँच पाता है। और ऐसे मामले में डॉक्टर क्या करता है कि आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी होता है इसका आपको सलाह देता है और इस प्रक्रिया में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं तो गलत चरण को हमको चुनना है, ठीक है। देखिए ए नंबर में कहा है कि युग्मनज को बाहर रखा जाता है, उसका विकास एक प्रश्न नहीं है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें क्या किया जाता है कि एक प्रश्नली बाहर में रहता है, ठीक है, उस प्रश्नली में जो है फीमेल पार्ट से क्या लिया जाता है तो आपको अंडाणु और मेल पार्ट से क्या लिया जाता है तो शुक्राणु लिया जाता है, ठीक है। इस दोनों को जो है इस पार्ट में रख दिया जाता है और यहीं पर जो आपको निषेचन करा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि युग्मनज को बाहर नहीं, युग्मनज को तो बाहर नहीं रखा जाता है, ठीक है, यानी कि एक जो है आपको गलत है, ठीक। बी में कहा है कि युग्मनज बनता है और उसके 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, ठीक है। ये जो है आपको ट्यूब है बाहर में एक प्रश्नली ट्यूब है, इसमें जब इसको निषेचन करा करके युग्मनज बनाया जाता है, इसको 1 हफ्ता बाद जो है इसे पुनः जो है ना इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाशय में जो है ना आपको यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इंजेक्ट कर देती है, ये तो सही है, ठीक है, यानी कि बी नंबर जो है सही है। सी में कहा है कि अंडाणु और शुक्राणु का संचरण शरीर के बाहर होता है, सही बात है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जो है इसका संचरण यानी कि निषेचन कहाँ हुआ, शरीर के बाहर ही हुआ, यानी कि परखनली में हुआ है, परख नली में हुआ है, यानी कि यह शरीर के बाहर हुआ है, तो सही बात है, यानी कि सी भी सही है, ठीक है। डी में कहा है कि पूर्ण विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ निषेचन ही होता है प्रश्नली में, ठीक है, और जब प्रश्नली को में जो निषेचन के बाद जो युग्मनज होता है इसको जो है जब डाल दिया जाता है गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो यहीं पर जो है ना इसका पूर्ण विकास होता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर तो ये डी भी तो सही है, ठीक है। ये हमसे पूछा है कि गलत चरण को हमको चयन करना है, तो गलत जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ये ही जो है आपको गलत उत्तर है, ठीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट किया जाता है तो उपकरण में संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या होता है। देखिए कोई भी उपकरण, ठीक, उसका जब हमको रेटिंग निकालना होता है तो रेटिंग क्या होता है, जो उसका रेटिंग होता है, यानी कि रेटिंग कोई भी उपकरण है उसका रेटिंग क्या होता है तो उसका रेटिंग जो होता है आपको शक्ति बटा विभवांतर होता है, ठीक है, यानी कि शक्ति बटा विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, यानी कि शक्ति को जो है P से डिनोट किया जाता है और विभवांतर को V से। यहाँ देखिए शक्ति हमको कितना दिया तो 2200 वाट दे दिया है, ठीक है, 2200 वाट हमको शक्ति दिया है। उसके बाद विभवांतर कितना दिया है तो ये 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा और 22 से जो है आपको एक बार में यानी कि 10 बार में कट जाएगा, इसका रेटिंग क्या हो जाएगा तो 10 एम्पियर का इसका रेटिंग हो जाएगा, ठीक नहीं। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है 10 एम्पियर, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रा क्या। देखिए विभवांतर जो होता है देखिए V बराबर आई आर, तो आई का एसआई मात्रा क्या होता है एम्पियर, एम्पियर आर का होता है ओम, तो यानी कि एम्पियर ओम होगा, ठीक, यानी कि एम्पियर ओम जो होता है यानी कि विभवांतर धारा यानी एम्पियर गुना ओम, जिसे क्या कहते हैं तो वोल्ट कहते हैं, ठीक ना, वोल्ट कहते हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रा वोल्ट होता है जिसे V से डिनोट किया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन जो है अधिकतम होगा। देखिए श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये विचलित होकर जो है ना आपके 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। देखिए 7 रंग में जो विभक्त होता है इसमें जो होता है तो यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य जो है ना आपको जितना ही कम होगा वो उतना ही अधिक विचलन होगा, ठीक है। देखिए जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो बैगनी का होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपको तो लाल का होता है, ठीक है, यानी कि अधिक तरंगदैर्घ्य है तो ये आपको विचलन कम होगा, ठीक है। यानी कि विचलन रंग का जो है ना आपको यानी बैगनी रंग होता है इसका विचलन सर्वाधिक होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमसे क्या पूछा है कि विचलन किसका अधिकतम है, तो अधिकतम किसका है तो बैगनी रंग का है, जो कि इसका तरंगदैर्घ्य आपको अधिक कम है, तो तरंगदैर्घ्य जब कम है तो इसका विचलन अधिक होगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अधिक विचलन कौन करेगा तो बैगनी रंग करेगा, ठीक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा, ठीक।
और अगर आपको अच्छे से सारा समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक ना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और नॉलेज वर्ल्ड चैनल पर जो है आपको सारा PDF जो है ना अच्छे से आपको अरेंज भी कर दिया गया और वहाँ अपलोड भी कर दिया गया, ठीक है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।